दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीईटी में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी का परीक्षा पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जैसा आप सबने देखा होगा कि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है और हर विषय पे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इसलिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सभी विषयों को कम समय में और कितने अच्छे तरीके से ख़त्म कर पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी विषय में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। साथ ही हर विषय को की एक बहुत ही सटीक तैयारी करनी होगी और आपके पास जो मटेरियल हो वो भी बहुत उपयुक्त हो, जिससे कि आपका ऐसा ना हो कि आप किसी विषय में ज़्यादा पढ़ते रह गए और किसी विषय में आपने बहुत ही तथ्यों से अनभिज्ञ रह गए और किसी विषय में ज़्यादा उलझ के ज़्यादा समय खराब करके आप अपने अगले विषय को गड़बड़ कर लें। तो इसीलिए हमने ये श्रृंखला बनाई है। आपको यहाँ पर जो है हर टॉपिक से, हर विषय के हर टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मिलेगा। आपको ये सीरीज देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही जगह पे सारे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करती हुई सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत इतिहास का प्रथम टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों जैसा हम देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 3 नामों से जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले। दूसरा, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस वक्त जो धातु का प्रयोग होता था उसमें कांसा प्रमुख थी। कांसा धातु के बहुत स्थल मिले हैं जहाँ से कांसा धातु मिली है, जिसे ब्रोंज कहते हैं, इसलिए से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। तीसरा, हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता कहा गया। इसका तिथियों के विषय में बहुत मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। उसी के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राप्त ऐतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक तथा ब्रॉन्ज यानी कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। जो प्रमुख लोग रहते थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो कि अब बलूचिस्तान में है, वहीं पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि अब मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में है। चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर, ये सबसे उत्तरी स्थल था। वहीं दक्षिण पूर्व स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो हम इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर अवस्थित था। वहीं पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर था, जो कि हिंडन नदी के तट पर अवस्थित था। और दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये दहमाबाद था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। और पश्चिमी स्थल जो था वो सुतकांगेडोर था, जो कि दाश्क नदी के किनारे अवस्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का हम जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि ये किस तरह की विकसित और उन्नतशील सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले ये नगरीकृत थी। नगरीकृत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मकान मिले हैं वो जालनुमा बने हुए थे। जो जल की निकास की प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो उत्तम थी। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मलकुंड भी मिले हुए हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये महत्वपूर्ण था। कृषि के साथ साथ शिल्प एवं उद्योग भी उन्नत था, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर के साथ साथ द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर भी अच्छा खासा डेवलप था। और कृषि के संपन्न होने का कारण था कि ये जितने भी क्षेत्र थे ज़्यादातर जलोढ़ उपजाऊ क्षेत्र में आते थे। विशाल आकार का हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो देखा जाए तो बहुत बड़ा था और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल था। तो हम अगर मैप के द्वारा देखें तो ये अगर हम चारों कोनों को इस तरह मिलाएं तो ये आप देखिए कि तो ये पूरे क्षेत्र में जो स्थल मिले हैं इसी बीच में मिले हैं, और ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। देशी संस्कृति इसको कहा जाता है। देशी संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मृदभांड एवं मोहरें मिली वो किसी और सभ्यता से मेल नहीं खाती हैं, तो ये कहा जाता है कि इनकी अपनी संस्कृति थी। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। धातु मुद्रा का अभाव था। वस्तु व्यवहार, वस्तु विनिमय मतलब ये होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का देना, और इसी के माध्यम से ये व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जैसा अभी हमने देखा कि जो मकान मिले हैं वो जालनुमा मिले हैं, और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यही कारण है कि ये बहुत ही नगरीकृत सभ्यता थी। सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर माना गया है। ये नगर थे तो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये क्या थे? ये जो थे इनके बड़े नगर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भी उत्खनन कार्य होते रहे और सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए नवीन स्थल मिलते रहे। लोथल एवं सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो हम एक बार मैप के थ्रू भी देख लेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पे था। तो आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो और कोट दीजिए और ये चोंदड़ो, ये तीनों ही जो थे वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित थे। वहीं आप हड़प्पा को देखेंगे जो मुख्य इनका जिसके नाम से सभ्यता जानी जाती है, जो प्रथम स्थल था जिसकी खोज की गई, तो ये रावी नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा देखेंगे राजस्थान में था। आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। वहीं मांडा को एक बार देख लीजिए, मांडा और दायमाबाद, और यहाँ पे आप देखिए अभी जैसा हमने पढ़ा लोथल और सुरकोदा, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो लोथल देखिए गुजरात में, ये लोथल और सुरकोदा ये दोनों ही बंदरगाह थे। और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। तो ये देखिए यहाँ पे धौलावीरा भी खोजा गया, रंगपुर भी था,
और आपके जो मुख्य मुख्य थे वो आप जो मुख्य मुख्य स्थल हैं वो आपके इस मैप में दिखा दिए गए हैं। रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो था वो कहाँ कहाँ था और साथ ही कौन कौन सी वस्तुएं जो थी वो आयातित की जाती थी, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो तांबा जो था वो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आयातित था, और चांदी जो थी वो अफगानिस्तान ईरान से थी। सोना जो था उसको कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान से आयातित किया जाता था। टिन की बात करें तो टिन जो था वो अफगानिस्तान ईरान से था। गोमेज जो था वो सौराष्ट्र से। लाजवर्द जो था वो मेसोपोटामिया से। इसी प्रकार शीशा जो था वो ईरान से। अब हम कौन से स्थल से क्या चीज़ प्राप्त हुई इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो बृहद स्नानागार मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख स्मारक थी। साथ ही इसका जो साइज था वो स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। तो ये एक बृहद स्नानागार था। साथ ही हमने देखा भी यहाँ पे पूर्व में कि मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार भी मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्नागार मिला है जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत था। तो मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार भी मिला है, साथ ही अन्नागार भी मिला है। हमें अग्निकुंड मिला है लोथल और कालीबंगा से। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और मोहनजोदड़ो से ही एक शील प्रतिमुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है, जो पद्मासन मुद्रा में है, और उनके चारों ओर 5 प्रकार के पशु हैं, जिसमें हाथी की आकृति है, गेंडे की आकृति है, चीते की आकृति है, भैंसे की आकृति है। उनके आसन के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग द्वारा कि ऑप्शन दिए थे कि निम्न में से कौन से पशु जो था वो सिंधु सभ्यता में नहीं मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन से पशुओं की चर्चा की गई है इसमें मूर्ति में। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और 2 नीचे हिरन, और उस ऑप्शन में बाघ का जिक्र था, जो कि बाघ नहीं मिला था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु कंकन मिलता है। मन के बनाने का कारखाना जो था वो लोथल और चुंदड़ो में था। अब चुंदड़ो की स्थिति देख लेते हैं कहाँ थी। तो चुंदड़ो की स्थिति आप देखिए सिंधु नदी के ही पास में अवस्थित था मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चुंदड़ो। तो चुंदड़ो से हमें मन के बनाने का कारखाना मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इस लिपि में भाव चित्रात्मक का मतलब है कि जो लिपि में जो लिपि लिखी गई थी उसमें ज़्यादातर भाव भंगिमा का जिक्र ज़्यादा है। इसी कारण जो है लिपि जो थी पढ़ी भी नहीं जा सकी। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख में अगर एक से अधिक पंक्ति हैं तो फिर दाएं से बाएं लिखने के बाद दूसरी पंक्ति उसी के नीचे बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यासों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल ऐसा नगर था जिसके जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। तो और सेंधावासी मिठास के लिए शहद शब्द का प्रयोग करते थे। तो जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं उनको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से संबंधित इन्हीं हाईलाइटेड प्रश्न ही से ही पूर्व परीक्षाओं में मतलब पूछे भी गए हैं प्रश्न, और आगे आने की ऐसे ही प्रश्नों की संभावना ज़्यादा होती है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल निम्न में से कौन सी नहीं थी, पूछ लिया गया। नीचे कई सारे ऑप्शन दे दिए गए। तो आप देखिए मुख्य फसल तो गेहूं और जौ थी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि चावल के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये देखिए रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य आप देखिए तो लोथल से मिला है। लोथल जो कि बंदरगाह वाला नगर था, आप देखिए तो वहां से चावल का प्रथम साक्ष्य भी मिला है। सूरकोटदा और कालीबंगा लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो माना जा सकता है कि उसका घोड़ा जो था वो उनके उपयोग में आता था, तो अस्थि पंजर उसके मिले हैं। तौल की इकाई जो थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। धौलावीरा से हमें एक बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है जो कि मिट्टी की बनी हुई है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त बैलगाड़ी का उपयोग होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मरने से मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से किया गया है। मेसोपोटामिया में जो लेख हैं, जो वहाँ का साहित्य है, उसमें मेलुहा शब्द का जिक्र हुआ है, जिससे सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाया था कि सिंधु सभ्यता के लिए वर्णित किया गया है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा काल में के मोहरे एवं अभिलेखों के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से फारस की मोहर मिली है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था वो वणिक वर्ग के हाथों में था, लेकिन कहीं पे यह भी कुछ विचारकों ने मत व्यक्त किया है कि ये जनतांत्रात्मक व्यवस्था थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उभरता देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष एवं पूजा वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हमको मिले हैं। जैसे हमें पीपल के वृक्ष पर देवता को बैठे दिखाया गया है, इसीलिए जो है पीपल का पेड़ जो था सिंधु सैंधव सभ्यता में धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां जो थी, स्त्री मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त का समाज जो था मातृ सत्तात्मक था, मतलब जो मातृ शक्ति थी, जो स्त्री शक्ति थी, उसकी प्रधानता थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से हमें धागे मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र मिला है। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आप देखेंगे तो एक पिक्चर आई थी मोहनजोदड़ो, जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था। तो उसमें देखेंगे तो इसी तरह का कुछ चित्रण किया गया मोहनजोदड़ो की, जो उस वक्त की स्थिति, जो उसकी सभ्यता की विकसित जिस तरह रूप में थी। तो उस को देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि कैसे लोग जो थे वहाँ उस पिक्चर में भी दिखाया गया कि कैसे व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के आधार पर हो रहा था, और कैसे कैसे उस टाइम पे जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, थोड़ा थोड़ा उसका भी आपको एक आइडिया लगेगा। और उसमें आखिरी में मूवी में दिखाया भी गया था कि कैसे उस सभ्यता का विनाश जो है वो बाढ़ के कारण हुआ, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का बनाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मृदभांड थे वहाँ के उस टाइम के, वो काले रंग के डिजाइन के, तो मतलब लाल मिट्टी का बर्तन होता था, उस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर स्मरण में रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम और आगे संस्कृतियां पढ़ेंगे तब उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कैसे जो है सिंधु सभ्यता के मृदभांड अलग थे, कैसे अन्य संस्कृतियों के मृदभांड अलग थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। रोपण से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रोपण जो है पंजाब में अवस्थित है, तो वहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और चूंकि लोहे की खोज उस वक्त नहीं थी, लोहे का ज्ञान नहीं था उन लोगों को, इसीलिए जो है तलवार से भी माना जाता है कि वो लोग तलवार से परिचित नहीं रहे होंगे। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसका शहर भी किले से घिरा हुआ था सामान्य लोगों के रहने के लिए। कालीबंगन का अर्थ था काली चूड़ियां। यहाँ से हड़प्पा स्तरों के खेत जोतने, अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों ही प्रथाएं विद्यमान थी, क्योंकि लोथल और हड़प्पा में तो हमें पूर्ण शवदान के साक्ष्य मिले हैं, वहीं रोपड़ से हमें आंशिक शवदान के साक्ष्य मिले हैं, और सुकांगडोर से हमें दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। ये ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि दाह संस्कार हुआ होगा, क्योंकि बर्तन से हमें अस्थियां मिली हैं। अस्थियों मिलने का माना यह जाता है कि जब अस्थियां जो थी वो प्रवाहित करने की वजह से बर्तन में एकत्र की गई होंगी, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे दाह संस्कार भी था। रूपनगर जो पंजाब में है, माली के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन से हमें युग्म समाधियां मिली हैं, यानी कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सती प्रथा का अनुमान का संकेत मिलता है। युग्म समाधि में एक स्त्री एक पुरुष की समाधि है, तो इससे कहा अनुमान ये लगाया गया कि जब पुरुष मरा होगा तो उसके साथ स्त्री ने भी अपने आप को सती कर लिया होगा। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाण था। ये जैसा कि मूवी मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे तो उसमें भी दिखाया गया कि किस तरह से बाण आई और पूरा उनका नगर जो था वो तबाह हो गया। और उसमें काफी कुछ मतलब ऐसा भी है कि कहानी के हिसाब से थोड़ा तथ्यों को मोड़ भी दिया गया है, लेकिन एक सर्वमान्य जो विनाश का जो एक कारण है वो उसको बाण माना गया था। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। टेराकोटा पूरे परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि टेराकोटा से क्या टेराकोटा क्या थी सिंधु सभ्यता में, तो ये आग से पकी हुई मिट्टी थी। एक बार हम फिर से हड़प्पा के पूरा स्थल देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था, कोरडीजी, चोंद्रो, ये तीनों ही जो थे वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित थे। वैसे तो आमरी भी था, लेकिन जो मुख्य हैं वो मोहनजोदड़ो, कोरडीजी और चोंद्रो थे। साथ ही हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पर देखिए अवस्थित है। और इसी तरह जो है आपका रोपड़ पंजाब और कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित था। और जो आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश था, ये गंगा नदी के किनारे था। जो मांडा था ये हिंडन नदी यहाँ से बहती थी, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। और इसमें मुख्य स्थल देख लीजिए आप सिंधु सभ्यता के, तो लोथल देखिए, लोथल बंदरगाह था। रंगपुर, लोथल के नीचे सूरकोट भी बंदरगाह था, धौलावीरा मिला है। और आप देखेंगे दैमाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर था महाराष्ट्र में। अब देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता कौन थे और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो आप स्थल के देख लीजिए कि कौन सी नदी के किनारे था और उसका उत्खननकर्ता कौन था। वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, वर्ष नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में। और जो स्थिति थी कि आज को लेकर वो इस स्थल कहाँ पे अवस्थित है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत से स्थल पाकिस्तान में हो रह गए और बहुत से स्थल हमारे भारत में है। तो कौन सा किस स्थल कहाँ पे किस राज्य में है। तो हड़प्पा देखिए तो रावी नदी के तट पे था। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, इनकी सहायता की थी माधव स्वरूप वत्स ने। लेकिन मुख्यतः अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दयाराम साहनी ही लगाएंगे कि दयाराम साहनी थे। पाकिस्तान के मानडोमरी जिले में अवस्थित है। पाकिस्तान बस याद रखिए, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के तट पे था और राखलदास बनर्जी इसको उत्खनन करता थे, आज ये पाकिस्तान में है। चोंद्रो जो है सिंधु नदी के तट पे अवस्थित था। इसकी खोज की थी उत्खनन करता थे गोपाल मजूमदार, और ये सिंध प्रांत में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी खोज की थी बीबी लाल और वीके थापड़ ने। कोटडीजी भी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी के तट पे 3 स्थल जो मुख्य रूप से थे वो थे मोहनजोदड़ो, चोंद्रो और कोटडीजी। ठीक है। रंगपुर जो था ये मादर नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये स्थल अब गुजरात में है। रोपण जो था इसकी खोज, ये रोपण पंजाब में था, ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल लोथल अभी हमने देखा इस बंदरगाह था, ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने और ये गुजरात में अवस्थित है। आलमगीरपुर जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल था, ये हिंडन नदी के तट पर अवस्थित था और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। सूत कांगेडोर जो दाश्क नदी के तट पर अवस्थित था, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। बनमाली जो कि रंगोई नदी के तट पर स्थित था, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धौलावीरा ये रविंद्र सिंह बिष्ट उत्खनन करता थे। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल से संबंध माना जाता है, क्योंकि इससे की अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। व्हीलर ने अपनी हड़प्पा को सुमेरिया सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इसमें सर्वाधिक थे भूमध्य सागरी, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, फिर मंगोलाइड और फिर अल्पाइन। नीग्रो प्रजाति के लोगों का यहाँ नहीं रहते थे। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। पीसीसी परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि उनमें से कौन सी प्रजातियां जो था जिनका संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है, तो उसमें भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड के अलावा नीग्रो प्रजाति का ऑप्शन था। लेकिन उसमें नीग्रो प्रजाति आंसर था, क्योंकि नीग्रो प्रजाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था, जबकि भूमध्य सागरी और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन लोगों का संबंध सिंधु सभ्यता से था, क्योंकि वहां उनके अस्तित्व प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वही वक्त में हाथों में था। धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ से हमें धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिला है, जलाशय के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस ट्राफेडम और वेस्टर्न फोर्डन शैली लिपि भी कहा कहते हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु मछली का है। मछली चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ये लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जैसा अभी हमने देखा कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर पीटी से सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न आएगा तो ये मान के चलिए वो इस फैक्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस फैक्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों की एक श्रृंखला में। तो तब तक बहुत बहुत नमस्कार।